नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 90.8 एफएम देहरादून का अपना रेडियो स्टेशन। किताबें बोलती हैं बेहद शानदार एक प्रोग्राम, और किताबें बोलती हैं में एक यंग एंड डायनामिक राइटर ऑथर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ये जो हैं 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, और जिस तरह का काम आपने किया है, 8 साल के जब आप थे तब से आप राइटिंग कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यंग एंड डायनामिक आदित्य सेनगुप्ता धर, और जिनकी कई सारी किताबें इस वक्त पब्लिश हो चुकी हैं। जो एक नई जो उनकी किताब है काल चक्र, द राइज ऑफ काल की, वो भी इस वक्त बहुत सुर्खियों में है। तो आदित्य, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम किताबें बोलती है में। नमस्ते नवनीत सर। तो आदित्य, मैं आपसे जानना चाहता हूँ और हमारे लिसनर्स आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लिखते हैं, और जब आप 8 साल के थे तब से आप लिख रहे हैं, और आपने प्राचीन सभ्यता, एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में बहुत लिखा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्राचीन सभ्यता है, पुरातन इतिहास में आपकी रुचि कब हुई और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मुझे बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था। अलग अलग कल्चर्स, देश और उनके इतिहास के बारे में मैं पढ़ता रहता था। तो जब मैं 8 साल का था, मैंने एक हैंड रिटन एक एनसाइक्लोपीडिया लिखा प्राचीन सिविलाइजेशंस पे। वैसे एक पब्लिश बुक तो नहीं थी, एक बच्चे के हैंड राइटिंग में ही थी, लेकिन उसके लिए मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने भी बहुत इनकरेजमेंट दिया, और उसको मेरे स्कूल लाइब्रेरी में भी डिस्प्ले किया गया, और तभी मुझे इनकरेजमेंट मिला कि मैं और लिख सकता हूँ। क्या बात है। तो ये बिल्कुल आपको जिस तरीके से आपने लिखा, और आपसे जानना चाहते हैं कि आप अभी इतने यंग हैं, आप अपनी क्लास 10th में अभी आप हैं, और जिस तरह का काम आप करते हैं, जितना हमने आपके बारे में जाना है, पढ़ा है कि बहुत रिसर्च ओरिएंटेड वर्क आपका रहता है, तो ये क्या एक प्रोसेस है? किस तरह से प्रोसेस में आप रिसर्च में डालते हैं, और किस तरीके से आप टाइम निकालते हैं अपनी पढ़ाई और अपनी राइटिंग के बीच में? जब किसी चीज को आप अपने जोश से करते हो या पैशन से करते हो तो मैनेज तो हो जाता है। देख, मेरा स्कूल है, होमवर्क है, बाकी इंटरेस्ट है, तो मुझे डिसिप्लिन तो रहना पड़ता है, बट मैं टाइम निकाल लेता हूँ। जैसे कि जब मैं कालचक्र लिख रहा था तो हर दिन थोड़ा बहुत रिसर्च और थोड़ा बहुत उसके बाद लिखने का टाइम मैं कोशिश करता था निकालने की। और जब छुट्टी आते थे, जब वीकेंड्स आते थे, तो मैं बहुत ज्यादा लिखता था। तो इस तरीके से आपने छुट्टियों में और वीकेंड में अपने काम को जिस तरीके से स्ट्रीमलाइन आपने किया, और आपने कालचक्र का जिक्र किया है। आदित्य, हम लेटेस्ट आपकी राइटिंग पर आते हैं जो कि बहुत फेमस इस वक्त हो रहा है, कालचक्र द राइज ऑफ काल की, और आपने सुनामी को बैकड्रॉप में रखते हुए जिस तरीके से फिक्शनल राइटिंग इसमें की है, तो ये प्लॉट आपके दिमाग में कैसे आया कि इस तरह की राइटिंग भी की जानी चाहिए? काली असुर जो इस नॉवेल के एंटागनिस्ट है, वो एक बहुत भयानक असुर है जो पूरे दुनिया को डुबाना चाहता है, और इस क्रोध को दिखाने के लिए ही मैंने नॉवेल की शुरुआत सुनामी से की है। और अक्सर हमारे प्राचीन कहानियों में जो चीज हम आजकल नेचुरल फिनोमेना बोलते हैं, प्राकृतिक बोलते हैं, डिजास्टर बोलते हैं, उसके पीछे किसी देव या असुर का हाथ होता है। और ये भी बोलते हैं कि जब एक युग से दूसरे युग का परिवर्तन होता है कालचक्र के घूमने से, तो ऐसे हादसे और बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी से मुझे आइडिया आया कि कालचक्र के शुरुआत में मैं ऐसे दिखाऊं कि काफी ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन इनका कारण नेचर नहीं है, बल्कि प्राचीन असुर काली असुर की वापसी है। राइट। तो ये आपने बहुत बेहतर तरीके से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की। और माइथोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, और जिस तरह का टॉपिक आप चुनते हैं, और माइथोलॉजी में आपका इतना इंटरेस्ट है, हम चाहे माउंट कैलाश की बात करें, चाहे कालियासुर की बात करें, तो ये आपका जो इंटरेस्ट है, और ख़ासतौर से आप इतने यंग हैं, मैं बार बार जब मैं जेनजी की बात करता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि जो आजकल का जो जनरेशन है, तो उनको माइथोलॉजी में जो इंटरेस्ट है वो कैसे डेवलप किया जा सकता है? वो कितना उसको पढ़ रहे हैं या उसको नहीं पढ़ रहे हैं? जैसे मैंने बोला, मैं हमेशा से बहुत पढ़ता था अलग अलग कल्चर्स, माइथोलॉजीज के बारे में। तो पहले मैं ग्रीक, रोमन, मेसोपोटामियन, नॉर्स के बारे में बहुत जानता था। एक दिन कुछ साल पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक किताब दी जिसका नाम था स्टोरी ऑफ इंडियन कल्चर, और उस किताब के लेखक थे श्री बहादुर मल, और उन्होंने 1956 में ऑटोग्राफ करके मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को वो किताब दिया था इंडियन कल्चर, इतिहास के बारे में। और जब मैंने वो किताब पढ़ा तो ये एहसास हुआ कि मैं बाकी कल्चर्स के बारे में इतना कुछ जानता था, लेकिन अपने कल्चर के बारे में कम ही जानता था। तो उसके बाद में और पढ़ने लगा ऐसी किताबें। मैं रामायण, महाभारत, गीता, शिव पुराण जैसे किताबें पढ़ी, और उससे ये महसूस हुआ कि हमारा कल्चर कितना रिच है। लाइक एक पूरा अलग ही दुनिया है, इतने वैल्यूज है सीखने को, इतने रोल मॉडल्स है जिनसे हम सीख सकते हैं। और आजकल बोलते हैं कि दुनिया ग्लोबलाइज हो रहा है, कि आगे बढ़ती रहती है, तो जो यंग लोग है वो ज्यादा इतिहास को याद नहीं करते, और वो सोचते हैं कि जो विदेशी चीजें हैं वही बेस्ट है।
ट्रू। तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है अपने रूट्स को जानना, अपने कल्चर को जानना। और आई बात किताब की, तो मैं वैसे भी फैंटेसी जॉनर बहुत पढ़ता हूँ, बहुत लिखता हूँ उस जॉनर में। तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक कहानी लिखूं जो हमारे प्राचीन कहानी और इतिहास को मिला के हो, और टीनेजर्स को जरूर एंटरटेनमेंट दे, लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी भी दे पाओ अपने कल्चर के बारे में सीखने का। राइट, तो जहाँ ग्लोबलाइज वर्ल्ड की आप बात करते हैं, वहीं पर जो है आप कहते हैं कि अपने कल्चरल जो अपनी सांस्कृतिक सभ्यता है, जो रूट्स हैं, उसमें भी आपको जो है नाज होना चाहिए। और ना पर्सनल नोट में आपसे एक सवाल पूछता हूँ आदित्य, कि जब आप स्कूल जाते हैं और जिस तरीके का आपका इंटरेस्ट है और बड़ी फैंटाबुलस राइटिंग आप करते हैं, तो यार दोस्तों से किस तरह की बातें होती है? क्या उनका इंटरेस्ट जनरेट होता है कि भाई आदित्य कर रहा है तो अब हमें भी करना चाहिए, एटलीस्ट हमें कुछ चीज़ देखनी चाहिए या पढ़नी चाहिए? हाँ, कुछ दोस्तों जो किताब पढ़ते हैं, ऑनेस्टली किताब पढ़ना भी थोड़ा कम हो गया है आजकल, लेकिन बिकॉज मैं उनका दोस्त हूँ, तो वो लोग भी पढ़ लेते हैं मेरे किताबें, और टीचर्स भी इनकरेज कर लेते हैं। तो जैसे अभी कालचक्र आई, तो कुछ मेरे दोस्तों पढ़ रहे हैं। होपफुली मैं आशा करता हूँ कि कुछ मेरे दोस्तों में भी थोड़ा इंटरेस्ट होगा। राइट, बिल्कुल, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कालचक्र को आगे बढ़ाते हैं और इनके जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं ईरा और अभय की बात करते हैं, जिस तरीके से आपने इनको लिखा है। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं, हम नए जेनजी जिस तरह से आप लोग बिलोंग करते हैं, आप जिस तरह के जनरेशन के हैं और आप इतना माइथोलॉजी को फॉलो भी करते हैं, तो बैक टू द रूट्स को आप किस तरीके से देखते हैं, जो आपकी किताब में कहीं ना कहीं दिखता है, डिपिक्ट होता है? अभय और ईरा को बनाने में एज कैरेक्टर्स अपने एक्सपीरियंसेस से भी बहुत इन्फ्लुएंस लिया, बिकॉज मैं तो खुद एक टीनेजर हूँ। तो वैसे मैंने उनको बनाया और उनके जरिए मैं यह दिखाना चाहता था कि जिनको हम बोलते हैं आजकल के मॉडर्न टीनेजर्स हैं, वो लोग भी अपने कल्चर से बहुत हद तक जुड़ सकते हैं। और उनका जो कहानी होता है पूरे उपन्यास में, उनका कहानी, उनका पर्सनल जर्नी जिसमें वो अपने कल्चर के बारे में सीखते हैं, उसको दिखाकर मैं अपने टीन रीडर्स में भी ये इंस्पायर करना चाहता हूँ कि वो लोग भी ऐसा अपने जड़ से जुड़ सकते हैं। और आदित्य, क्योंकि कालचक्र से पहले आपने काफ़ी अच्छी राइटिंग की है, और द टीन गाइड की अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पर जब दुनिया डूब रही है और आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कालचक्र में भी वो बातें एक तरह से आगे बढ़ती हैं, तो क्या वो लिंक है या को रिलेट करते हैं कि दुनिया को बचाने की जब आप बात करते हैं द टीन गाइड में और फिर कालचक्र में? हम टीनेजर्स को बहुत बार लगता है कि दुनिया में इतना कुछ गड़बड़ है और हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना है कि हम काफी कुछ कर सकते हैं। और द टीन्स गाइड टू सेविंग द वर्ल्ड जो आपने बोला, उसमें मैंने कोशिश किया टीन्स को आइडियाज देने की जो वो हर दिन अपने कम्युनिटीज में लागू कर सकते हैं बदलाव लाने के लिए। और टीन्स गाइड टू सेविंग द वर्ल्ड और कालचक्र में ये जरूर एक कॉमन आइडिया, एक कॉमन थीम है कि हमें किसी और का इंतजार नहीं करना चाहिए जो आके हालात बेहतर करेगा। अगर चेंज करना है तो हम पहला कदम ले सकते हैं और हमें पहला कदम लेना चाहिए। राइट। और आदित्य, मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे लिसनर्स को, और खास तौर से जो यूथ है और जो बच्चे हैं जो आपकी तरह लिखना चाहते हैं, आप हमें बताइए कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव बीन अ अमेजिंग राइटर, और जिस तरीके से आप लिखते हैं, तो कितना डिसिप्लिन होना चाहिए, और कौन सा वो फेवरेट टाइम है जब आप लिखते हैं, कंसंट्रेट करते हैं? देख, अगर किसी चीज का शौक हो, जैसे मेरा राइटिंग का बहुत शौक रहा है बहुत सालों से, तो फिर, लेकिन एक किताब लिखना आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत लगता है। और अगर डिसिप्लिन के साथ ना करो तो कई लोगों का तो किताब कभी खत्म ही नहीं होता है। तो फिर इसलिए डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है। बाकी भी काम होते हैं, बाकी भी हॉबीज जरूर होते हैं, तो इसलिए डिसिप्लिन की हर दिन आधा घंटा लिख लो, बस उसी से हो जाता है। और अगर छुट्टी आए तो फिर 2 घंटे 3 घंटे भी निकल जाते, लिखने में पता भी नहीं लगता। और मुझे सबसे ज्यादा मजा ये आता है लिखने में, प्लानिंग में मजा आता है पर इतना नहीं, और एडिटिंग में भी इतना मजा नहीं आता। मुझे लिखने में सबसे ज्यादा मजा आता है क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तब ऐसा नहीं कि पूरा स्टोरी मैंने पहले से सोचा है या आउटलाइन बनाया है। लिखते हुए ही मैं कैरेक्टर्स को ज्यादा बेटर तरीके से जानता हूँ, मैं स्टोरी में और घुसता रहता हूँ, तो वो मुझे बहुत मजा आता है। राइट। तो क्या बात है। तो किस तरीके से आप एक इंस्पिरेशन बने हुए हैं यूथ के लिए, और अपने जो साथी जो स्टूडेंट्स आपके साथ हैं उनके लिए बने हुए हैं। और आदित्य, क्योंकि जिस मुकाम पर आप हैं और इतनी छोटी एज में आप इतना शानदार लिख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है उसके बिना कोई बात बनती नहीं है? तो बच्चे की अपब्रिंगिंग में और जो जिस मुकाम पे बच्चे पहुंचते हैं उसमें पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल होता है, और खास तौर से अगर पढ़ने लिखने की अगर हम बात करते हैं तो? हाँ, पेरेंट्स और परिवार का काफी रोल होता है, और सबसे बड़ा रोल ये होता है ठीक कल्चर और वैल्यूज देना।
जो जैसे कि मेरे घर में मेरे माँ बाप ने शुरू से मुझे इनकरेज किया है कि मैं अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखूं जिसमें मुझे इंटरेस्ट है और मैं सवाल पूछूं। और सबसे बड़ी बात ये कि किसी इंसान का पहचान सिर्फ उसके ग्रेड, सिर्फ उसके करियर से नहीं आता है, बल्कि उसके वैल्यूज से आता है। क्या बात है, उसकी वैल्यूज से आता है। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, खासतौर से दिस इज द बॉटम लाइफ ऑफ ऑल द टॉक की वैल्यूज बहुत मायने रखती हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे मैं करूंगा आदित्य, की जो यूथ है उसको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यूथ को कहना चाहता हूँ कि देख, ऐसे अक्सर लगेगा कि दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, हम ग्लोबलाइज, वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स है दुनिया में, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम बिना सोचे समझे उसी के साथ चलते रहे या फिर दुनिया के प्रॉब्लम्स को देख के हमें लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें इम्पोर्टेंट है कि हम आजकल की दुनिया में थोड़ा अपने हाथ भी चीज़ें को ले, और क्योंकि हम बदलाव ला सकते हैं। और उसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम अपने संस्कृति, अपने कल्चर को ना भूलें, बिकॉज उसमें एक पूरा अलग ही दुनिया है जिससे सदियों से इंडिया के लोग वैसे ही रेज हो रहे हैं। तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो हम सीख सकते हैं, बहुत से कहानियां हैं जिसमें हम मज़ा भी आता है पढ़ने में। तो मेरा वही होगा यूथ को मैसेज कि अगर वो उस हेरिटेज में थोड़ा अगर इंटरेस्टिंग लगे तो ज़रूर उसको एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे सीखने को और एक जिंदगी बदल जाएगा अगर उसमें घुस जाओ एक बार। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस बात का जवाब दिया और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि यूथ कैन ब्रिंग द चेंज अगर उनमें कमिटमेंट है, शिद्दत है और जैसा संस्कारों की जो आपने बात कही है वो बहुत मायने रखती है एंड डेफिनेटली दे कैन ब्रिंग द चेंज। और उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है द यंग एंड डायनामिक आदित्य सेनगुप्ता धर, जिनकी जो राइटिंग है वो कमाल की राइटिंग है। जिस तरह से फिक्शन आप लिखते हैं, माइथोलॉजी को उसमें मर्ज करके लिखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। तो एक किताबें बोलती हैं आज बेहद खास रहा जहां हमारे साथ आदित्य सेनगुप्ता धर, जो कि अभी सिर्फ क्लास 10th में है और जिस तरह का काम, जिस तरह की राइटिंग्स आपकी हैं वो आपकी सारी बातें कह जाती हैं और आप यू आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ वंडरफुल एंड अ वेरी फेमस ऑथर। आदित्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड विशिंग यू ऑल द सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू।